हेलो एवरीवन। आज से हम बेसिक पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो सीरीज है 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों के स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्योंकि मैं इस सीरीज में दोनों का सिलेबस कवर कर पाऊंगी। तो सबसे पहले हम बुक की बात करते हैं। तो अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर 9th एंड 10th की कोई अलग से बेसिक पाइथन की बुक नहीं मिलेगी, बट आपको वहां पर पाइथन कंटेंट मैनुअल मिलेगा जिसमें ये स्पेसिफाई नहीं है कि ये 9th के लिए है या 10th के लिए, बट इस मैनुअल के अंदर इन सभी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। और अगर हम 9th एंड 10th का सिलेबस देखें तो जो 9th का करिकुलम है उसके अंदर जो यूनिट 5 है ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन है। तो इसमें पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपकी इस यूनिट के अंदर कवर किए गए हैं और ये सभी बेसिक कंसेप्ट्स इस पाइथन कंटेंट मैनुअल के अंदर आप देख सकते हो। तो इस पाइथन कंटेंट मैनुअल के जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो पूरी 9th क्लास के सिलेबस को कवर करते हैं, राइट। तो अगर हम पाइथन कंटेंट मैनुअल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम 9th क्लास का सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लास 10th है इसके अंदर चैप्टर 7 एडवांस पाइथन के बारे में है, बट अगर आप एडवांस पाइथन का सिलेबस देखोगे इसमें 3 सेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेशन इज जुपिटर नोटबुक, जिसमें जुपिटर नोटबुक को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर हम वर्क कैसे करेंगे, कैसे उसके अंदर हम पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में भी हम पाइथन कंटेंट मैनुअल में देख सकते हैं। चैप्टर 3 जुपिटर नोटबुक के रिगार्डिंग है, तो ये भी हमारा कवर हो जाएगा। जो सेकंड सेशन है 10th में इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो वो सब बेसिक कंसेप्ट्स भी हम इस कंटेंट मैनुअल से देख सकते हैं। नाउ कम्स टू द थर्ड सेशन जिसके अंदर पाइथन बेसिक्स अगेन दिया हुआ है, बट इसमें बिल्ट इन फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज की बात की गई है। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन एंड लाइब्रेरीज है हम चैप्टर 6 में कवर कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिलेबस है आपके पाइथन कंटेंट मैनुअल में भी दिया गया है, तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो 10th का सिलेबस भी कवर कर लेंगे। बट जो 10th के जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है लाइक डिक्शनरीज के बारे में, टपल्स के बारे में, टपल्स तो फिर भी इसमें यूज किया गया है बट डिक्शनरी के बारे में भी हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में नहीं पढ़ते। तो डिक्शनरीज और इसके अलावा जो बिल्ट इन फंक्शंस है, लाइब्रेरीज है, नमपाई है, पांडास है, उसको भी हम इन सभी चैप्टर्स को कवर करने के बाद वो सब भी हम कवर करेंगे, राइट। तो ये जो सीरीज है ये दोनों क्लासेस के लिए बेनिफिशियल होगी। तो जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो तो 9th क्लास फॉलो करेगी और जो चैप्टर 5 है इसके बाद जो भी मैं एडवांस कंसेप्ट्स बताऊंगी वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं। दिस इज अबाउट द एल्गोरिथम एंड द फ्लो चार्ट। नाउ एल्गोरिथम को समझने से पहले इफ वी सी इन अवर रियल लाइफ, हम जो भी काम करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे डेली आप स्कूल आते हो तो स्कूल आने से पहले आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो? आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, फिर नहाते हो, देन यू गेट रेडी फॉर द स्कूल, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, देन यू टेक योर बैग एंड यू कम टू द स्कूल, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके स्कूल आते हो। इसी तरीके से इफ आई आस्क यू कि अगर आपको किसी ट्रिप पर जाना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? सबसे पहले प्लान करोगे अपनी ट्रिप, कहाँ जाना है, कितने लोग जाएंगे, वहां जाके आपको क्या करना है, किस पर्पज के लिए जा रहे हो, राइट। ये सब प्लान करते हो। उसके बाद आप टिकट बुक करते हो एंड देन आप उस लोकेशन पर जाते हो एंड एंजॉय करते हो, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई डिश प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए भी हम लोग रेसिपी फॉलो करते हैं। तो रेसिपी क्या है? इट्स ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ द स्टेप्स कि इस पर्टिकुलर डिश को कैसे बनाया जाएगा, उसके स्टेप्स क्या हैं, राइट। सो वी कैन सी हम अपनी रियल लाइफ में जो भी टास्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उस काम को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके उस टास्क को किया जाता है, राइट। नाउ वी वांट दैट कि कंप्यूटर हमारा टास्क करे। कंप्यूटर से हम अपना कोई टास्क करवाना चाहते हैं, अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, देन उस काम को करने के भी कुछ स्टेप्स होंगे, राइट। तो जब हम कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना चाहते हैं तो उस टास्क को करने के लिए जो स्टेप्स हम लिखते हैं उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम टास्क। तो इफ आई आस्क यू, जो हम इंस्टेंट नूडल्स बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, उसका एल्गोरिथम क्या होगा? नाउ रियल लाइफ में तो जो भी हम डिश बनाते हैं उसके जो स्टेप्स होते हैं उनको हम रेसिपी बोलते हैं, बट अगर हमें कंप्यूटर से
अगर वही काम करवाना है तो कंप्यूटर के लिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं, राइट। तो वी कॉल इट एल्गोरिथम। तो किसी भी टास्क को करने के लिए जो स्टेप्स हम कंप्यूटर के लिए लिखते हैं उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो नूडल्स बनाने के लिए एल्गोरिथम क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू टेक अ पैन, देन वी हैव टू बॉइल सम वाटर, तो उसके अंदर हमें नूडल्स ऐड करने हैं और जो नूडल्स के साथ मसाला आता है उसको ऐड करना होता है, एंड देन वी हैव टू स्टर फॉर सम टाइम, और उसके बाद हमारे नूडल्स रेडी हो जाएंगे एंड वी हैव टू सर्व दैट नूडल्स, राइट। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस टास्क, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। जब हमें कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना है तो उस टास्क को करवाने के लिए हम सबसे पहले स्टेप्स लिखते हैं कि वो जो टास्क है वो कैसे कंप्लीट होगा, राइट। उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज फ्लो चार्ट। यानी हमने एल्गोरिथम बना लिया, हमने स्टेप्स लिख लिए, जो काम हमें कंप्यूटर से करवाना है उसके स्टेप्स लिख लिए। नाउ अब हम इस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी हम इस एल्गोरिथम को विजुअली रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि जिस टास्क के लिए हमने स्टेप्स लिखे हैं क्या वो स्टेप्स सही लिखे हैं, तो हम इसे विजुअली रिप्रेजेंट करके देखेंगे, और विजुअली भी हमारा जो टास्क है वो ठीक से परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब हमने जो एल्गोरिथम बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, राइट। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिथम, और हम अपने एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन सभी सिंबल्स का यूज करते हैं। ये जो ओवल सिंबल है इसको हम यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए भी, और जब फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है तो एंड में भी हम इसी सिंबल का यूज करते हैं। और डेटा को इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, इसे हम मैथ्स में पैरेललोग्राम बोलते हैं, बट वी कॉल इट हियर इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। नाउ जब आपको स्टार्टिंग में कोई डेटा चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में हर काम डेटा पे होता है, तो स्टार्टिंग में जब आप डेटा जिस पे आप काम कर रहे हो वो डेटा चाहिए तब भी हम इसी बॉक्स का यूज करेंगे, उस वक्त हम इसे इनपुट बॉक्स बोलेंगे। और एंड में जब हम अपने रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, उस समय भी हम इसी बॉक्स का यूज करते हैं, उस टाइम पर हम इस बॉक्स को हम आउटपुट बॉक्स बोलते हैं, राइट। तो इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे, एंड दिस रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग, यानी जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इस बॉक्स के अंदर करते हैं, राइट। इसे हम प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं। के बाद इस बॉक्स को हम यूज करते हैं अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो, और दीज एरोज आर कॉल्ड कनेक्टर्स, यानी एक सिंबल को, एक शेप को दूसरी शेप से कनेक्ट करना है तो हम एरोज का यूज करते हैं, इसलिए हम इसे कनेक्टर बोलते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नाउ लेट्स से हम चाहते हैं कि कंप्यूटर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करे, बट कंप्यूटर इस टास्क को कैसे करेगा, वो स्टेप्स क्या होंगे वो भी तो हमें कंप्यूटर को देने हैं, तो वो स्टेप्स हम पहले लिख लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो इस टास्क का एल्गोरिथम क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू टेक द टेम्परेचर, कि किस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, राइट। सो उस टेम्परेचर को पहले हम रीड करेंगे, इनपुट लेंगे, एंड देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम कन्वर्जन करेंगे, यानी जिस फॉर्मूले को यूज करके फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट होता है उस फॉर्मूले को यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। हम कैलकुलेशन करने के बाद वी विल गेट अ रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम उसके बाद प्रिंट कर देंगे, राइट। सो दिस इज द एल्गोरिथम। नाउ हम इस एल्गोरिथम को अब विजुअली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो क्या वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। नाउ वैसे तो इस पर्टिकुलर केस में फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमने एल्गोरिथम लिखा है वो बिल्कुल सही से वर्क करेगा। बट जब हम कंप्यूटर के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं तो बहुत बार वो जो एल्गोरिथम्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनकी वर्किंग को चेक करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, राइट। सो कभी कभी फ्लो चार्ट बनाना भी जरूरी हो जाता है। तो लेट्स सी इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तो फ्लो चार्ट हमेशा ओवल सिंबल से स्टार्ट होता है, तो दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग सिंबल। उसके बाद हम इनपुट बॉक्स लेंगे, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेना है, तो जब भी कोई इनपुट लेना होता है वी यूज दिस इनपुट बॉक्स। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम ये रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। ना उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको हमें प्रिंट करना है स्क्रीन पर, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस आउटपुट बॉक्स। तो वी कैन सी इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद हम अपने फ्लो चार्ट को एंड करते हैं यूजिंग दैट ओवल सिंबल, राइट। कभी कभी हम डिसीजन बॉक्स का भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। लेट्स से अगर मैं ऐसा एल्गोरिथम बना रही हूँ, वी हैव टू चेक कि जो दो नंबर्स हैं उसमें से बड़ा कौन सा है, तो उसके लिए अगेन वी हैव टू यूज दिस बॉक्स एंड we have to check whether
A is greater than B or not, right? तो at that time we have to use this decision box, और decision box के हमेशा दो एरोज निकलेंगे, एक yes और एक no, राइट? सो इस क्वेश्चन का आंसर अगर yes में है तो we take some decision, we take the decision की जो A है वो आंसर है, A is greater, राइट? तो हम यहाँ पर अगेन एक आउटपुट बॉक्स लेंगे। इसी तरीके से नो होगा तो अगेन हम एक आउटपुट बॉक्स लेंगे जिसमें हम डिसीजन लेंगे जो बी है दैट इज ग्रेटर, राइट? तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। आई होप कि फ्लो चार्ट आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो यू आर ऑलरेडी क्लियर विद द फ्लो चार्ट्स। Now we have understood algorithm and flow chart. Algorithm क्या है? Set of instructions है to complete a particular task, और फ्लो चार्ट क्या है? उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हमें विजुअलाइज करके देखना है कि क्या वो इंस्ट्रक्शंस सही से कंप्लीट कर रही है टास्क को या नहीं। हमने फ्लो चार्ट बनाकर भी देख लिया, और अब हम कंफर्म हो गए हैं कि जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, उसको फॉलो करके इस टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है, राइट? नाउ अब हम जो एल्गोरिथम है कंप्यूटर को देंगे। अब मशीन इस एल्गोरिथम को रन करके हमारा टास्क करेगी, बट हियर इज द प्रॉब्लम, ये जो एल्गोरिथम है कंप्यूटर तभी रन कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा जब इस कंप्यूटर इस एल्गोरिथम को समझ पाएगा। तो कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, राइट? सो इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमें क्या करना होता है, इन इंस्ट्रक्शंस को, इस एल्गोरिथम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखना होता है ताकि कंप्यूटर इसको समझ पाए और इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाए और हमारे टास्क को परफॉर्म करें। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो जब हम एल्गोरिथम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? ताकि मशीन हमारा टास्क कर पाए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी उसे कंप्यूटर समझ पाता है। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? इसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, राइट? अगर आपने बाइनरी लैंग्वेज के बारे में पहले कभी पढ़ा है तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ ओनली 2 नंबर्स, यानी इसमें ये 2 डिजिट ही यूज होती है, 0 और 1। आपको A लिखना है, B लिखना है, कोई सिंबल लिखना है, राइट? इवन स्पेस भी अगर यूज करना है, वो सभी कैरेक्टर्स 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आप सिंगल A को भी बाइनरी नंबर में लिखोगे तो उसका कन्वर्जन कुछ इस टाइप का होगा। नाउ यू कैन सी, एक सिंगल कैरेक्टर को भी जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, वी गॉट अ कलेक्शन ऑफ 0 एंड 1, राइट? एक सिंगल कैरेक्टर को भी हम कन्वर्ट करने पर हमें इतने सारे डिजिट्स यूज करने पड़ते हैं। तो यू कैन सी बाइनरी जो लैंग्वेज होती है बहुत डिफिकल्ट होती है। वी कॉल्ड इट अ मशीन लैंग्वेज, राइट? सो स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज यूज होती थी, बट जैसे कंप्यूटर के अंदर इवोल्यूशन हुआ, पहले बड़े कंप्यूटर्स थे, फिर स्मॉल कंप्यूटर्स यूज होने लगे, फिर लैपटॉप्स, देन मोबाइल के अंदर ही सारा कंप्यूटिंग सिस्टम अब यूज होने लगा है। सो इसी तरीके से जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी इसमें भी इवोल्यूशन हुआ। सो स्टार्टिंग में बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी, उसके बाद जैसे जैसे लैंग्वेजेस में इवोल्यूशन हुआ उसके बाद असेंबली लैंग्वेज हमारे सामने आई। असेंबली लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस को लिखने लगे कंप्यूटर के लिए। उसके बाद फिर बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा। तो आज की डेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट? सो वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस टुडे। हम इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज यूज करके अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट आज की डेट में भी जो हमारी मशीन है वो मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में ही वर्क करती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख देंगे देन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कैसे करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है? तो एक्चुअली में जब ये लैंग्वेजेस बनी, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, तो इन लैंग्वेजेस के साथ इनके ट्रांसलेटर्स भी बने। इन ट्रांसलेटर को हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कंपाइलर, या फिर हम इसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। वो किस टाइप से ट्रांसलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोला जाता है। अगर वो एक ही बार में ट्रांसलेट करता है तो उसे हम कंपाइलर बोलते हैं, अगर वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है तो उसे हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, राइट? तो कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करती है और कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज करते हैं। तो इसका मतलब हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है, राइट? वो कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है। लाइक ये जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर जो ट्रांसलेटर यूज होता है दैट इज कॉल्ड कंपाइलर, यानी वो जो ट्रांसलेटर है वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में,
जिससे कि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर पाता है, राइट। बट अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसी वजह से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो इनबिल्ट ट्रांसलेटर है वो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में, जैसे कि मशीन उसको रन कर पाती है और जिस भी टास्क के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी है, मतलब प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ अब हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के लिए वो यूज करेंगे पाइथन। नाउ हम पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इस लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था। तो पाइथन को ग्विडो वैन रोसम ने डेवलप किया था इन 1991। नाउ जब उसने इस लैंग्वेज को डेवलप किया तो उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस लैंग्वेज का नाम क्या रखा जाए। तभी इसके माइंड में एक कॉमेडी सीरीज क्लिक करती है, तो वो बीबीसी चैनल पर देखता था। उस कॉमेडी सीरीज का नाम है मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वो इस सीरीज से बहुत इंस्पायर्ड था, वो इसकी फेवरेट कॉमेडी शो था। तो उसने क्या किया, इस कॉमेडी शो का जो नाम था उसी में से एक वर्ड है पाइथन, वहां से ये वर्ड उठाया और अपनी लैंग्वेज का नाम रख दिया, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस लैंग्वेज। तो इसने अपना नाम इस कॉमेडी शो से रखा था। सो दिस जस्ट अ बेसिक इंट्रो। नाउ लेट्स सी पाइथन के अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं, इसके अंदर क्या एडवांटेजेस ऐसी हैं कि हम एआई के लिए पाइथन को भी प्रेफर करते हैं। तो लेट्स सी इट्स एडवांटेजेस। तो सबसे पहला रीजन है पाइथन को यूज करने का, दिस लैंग्वेज इज इजी टू लर्न। दिस मीन्स ये जो लैंग्वेज है इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, इतना क्लियर सिंटैक्स है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी इस लैंग्वेज को बहुत इजीली लर्न कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। सो जिसकी वजह से एआई डेवलपर्स को ये बेनिफिट मिलता है कि दे कैन कंसंट्रेट मोर इन डेवलपिंग एआई मॉडल्स rather than typing long code और complex code. Now next benefit जो हमें Python से मिलता है, it contains a broad library, broad standard library. और इसकी जो वास्ट लाइब्रेरी है इसी की वजह से कि जो पाइथन लैंग्वेज है इतनी पॉपुलर है, लाइब्रेरी की वजह से हम इसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जा सकता है। आप वेब एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज कर सकते हो, डेटा साइंस के लिए तो सबसे ज्यादा पसंद करने वाली लैंग्वेज पाइथन ही है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाने हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन जो टास्क होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, राइट। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स रिच लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी फंक्शंस है जिसके वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हम इस पाइथन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो लाइब्रेरी इसका सेकंड बेनिफिट है। सेकंड है इंटरेक्टिव मोड, यानी अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोड रन करके देखना है कि इसका क्या बिहेवियर होगा तो आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है वो बहुत इंटरेक्टिव है। आप अगर एक सिंगल लाइन कोड भी लिखकर एग्जीक्यूट करोगे तो भी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट इसको रन एंड डिबग करना, टेस्ट करना इजी हो जाता है। सेकेंड इज पोर्टेबिलिटी, यानी अगर आपने अपना जो मॉडल है वो विंडोज में बनाया है या फिर लिनक्स में बनाया है तो वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी चल जाएगा। आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, आप क्लाउड पर चला सकते हो, लिनक्स पे चला सकते हो, मैक पर चला सकते हो। यानी एक प्लेटफॉर्म पे मॉडल बनाओ, फिर आप वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। एंड फिफ्थ इज एक्सटेंडेबल, विच मीन्स कि हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी और सी प्लस प्लस, उसका जो कोड है वो भी कंबाइन कर सकते हैं। बट यू विल आस्क दैट कि दूसरा कोड कंबाइन करने की जरूरत क्यों है, हम सब कुछ पाइथन के अंदर ही क्यों ना कोड कर लें। बट जो पाइथन हमारी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से अगर पाइथन के अंदर हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे जिसको इसे अगर लो लेवल पर वर्क करना पड़े, लो लेवल का मतलब क्या है, जो मशीन का आर्किटेक्चर है उस लेवल पर अगर इसे प्रोसेसिंग करनी पड़े, जैसे कि हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये जो इस टाइप का वर्क है ये मशीन लेवल पर होता है, लो लेवल पर होता है, राइट। तो इस टाइप का कोड अगर आप पाइथन के अंदर लिख दोगे तो जो हमारा पाइथन की कोड की प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो लो लेवल के कोड्स हैं,
तो मशीन के आर्किटेक्चर लेवल पे जिस कोड की प्रोसेसिंग होती है उसको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख देते हैं, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस है, अगर लो लेवल का कोड हम सी सी प्लस प्लस में लिख देते हैं और उसके बाद अब उस कोड को अगर आप पाइथन में यूज करोगे तो पाइथन उसको भी यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई पाइथन इज कॉल्ड एक्सटेंडेबल लैंग्वेज। इसलिए आप देखोगे जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के लिए जो हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं, लाइक हम टेंसर फ्लो की बात करें, ये जो टेंसर फ्लो है, इस टेंसर फ्लो लाइब्रेरी को सी प्लस प्लस को यूज करके बनाया गया है, बट इसका जो इंटरफेस है यानी इस लाइब्रेरी से कैसे इंटरेक्ट करना है उसका जो कोड है वो पाइथन में लिखते हैं, राइट। सो जितने भी जो हैवी टास्क होते हैं, राइट, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी जो लाइब्रेरीज है वो सी या फिर सी प्लस प्लस में बनी है। इन लाइब्रेरीज को यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। तो पाइथन इज एन एक्सटेंडेबल लैंग्वेज, राइट। सो पाइथन के अंदर दूसरी जो लैंग्वेजेस है उसका कोड भी कंबाइन किया जा सकता है, राइट। एंड द नेक्स्ट बेनिफिट इज डेटाबेस एंड स्केलेबल, यानी जो हमारा पाइथन है वो किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। किसी भी डेटाबेस का जो डेटा है वो हम अपने पाइथन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप एसक्यूएल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, जितने भी ओपन सोर्स और कमर्शियल डेटाबेस अवेलेबल हैं उन सभी के साथ कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस पाइथन के अंदर अवेलेबल होता है, पाइथन प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से लार्ज प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकता है। यानी हमें कुछ इतना मैनुअल चेंज नहीं करना पड़ेगा प्रोग्राम में, हम किसी भी डेटाबेस के साथ पाइथन में कनेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, जहां पर मिलियंस ऑफ यूजर्स डेली करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये सभी कंपनीज पाइथन का ही यूज करती है बैकएंड में, राइट। पाइथन की वजह से हम किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं without changing our whole program, right? So this is all about the features of Python. Now let's see the applications of Python. Python use कहाँ होता है? So we use in variety of applications. हम web development कर सकते हैं इसके थ्रू, हम GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू, हम गेम्स बना सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस में डेवलप किया जाता है, राइट। सो देयर आर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें हम पाइथन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से पाइथन को एक वर्सेटाइल लैंग्वेज बोला जाता है, राइट। हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइथन। राइट नाउ पाइथन को समझने से पहले लेट्स सी पाइथन को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए गो टू द गूगल। तो गूगल सर्च इंजन में आप पाइथन लिखोगे एंड जो फर्स्ट लिंक होगा python.org का, उस पर क्लिक करेंगे। नाउ इस विंडो में यहाँ पर ये जो डाउनलोड ऑप्शन है इसमें जाएंगे और यहाँ पर आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मेरे सिस्टम पर विंडोज है तो मुझे यहाँ पर विंडोज के लिए ऑप्शन मिल गया है, और आपके सिस्टम पे अगर मैक होगा तो मैक का ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यू हैव टू क्लिक here on this version। तो अभी लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन का चल रहा है दैट इज 3.13.6। हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ हियर इट विल टेक सम टाइम। नाउ यू कैन सी डाउनलोड हो गया है। नाउ वी गो टू द डाउनलोड्स एंड हम इस फाइल को ओपन करेंगे। राइट नाउ जैसे ही हम डाउनलोडेड फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये विंडो आएगी, राइट। ये सेटअप विजार्ड है, के अंदर वी हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है अपने इंस्टॉलेशन को तो आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर भी जा सकते हैं, बट अभी आपको इस विंडो में ये जो ऑप्शन है add python.exe to path, इसको चेक करना है एंड देन वी कैन क्लिक वन ऑफ दीज टू ऑप्शंस। जैसे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर जाते हैं देन आपको ये सभी ऑप्शंस ऑलरेडी टिक मिलेंगे। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो कि जो आप पाइथन इंस्टॉल करो सभी यूजर्स के लिए, यानी आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर अगर मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे हैं तो सभी के लिए इंस्टॉल करना है। तो यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन एंड देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। नाउ वी कैन सी हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है, सेटअप वाज सक्सेसफुल एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन। उसके बाद आपको स्टार्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पर IDLE लिखना है। तो जैसे आप IDLE लिखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। और यू कैन सी हमारा जो पाइथन है वो ओपन हो गया है।
आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेटर देन के 3 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट, यानी यहाँ पर आप अपनी कमांड लिख सकते हो, जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाउ पाइथन के अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती है उनको एज ए कमांड हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे 5 + 2 लिखते हैं हम यहाँ पर और एंटर प्रेस करोगे, ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई और आपको रिजल्ट देखो ऑन द स्पॉट मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड। तो यहाँ पर अगर कोई भी कमांड आपको समझनी है तो उसको आप यहाँ पर लिखकर उसे एंटर करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। जैसे कि पाइथन में एक प्रिंट कमांड होती है, राइट, प्रिंट लिखेंगे और ब्रैकेट में आपको जो प्रिंट कराना है उसको हम इन दोनों ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जैसे अगर आपको हेलो प्रिंट कराना है, आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई और इस कमांड का रिजल्ट क्या है, हेलो, राइट। यानी ये कमांड जब हम लिखते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो एज इट इज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। और से अगर मैं इस कमांड में कुछ भी एरर डाल देती हूँ, यहाँ पर सिर्फ हेलो लिख देती हूँ, तो एंटर प्रेस करोगे, देखो ये हमें नेम एरर दिखा रहा है, यानी जो आपने कमांड लिखी है इसके अंदर एरर है। तो एरर का नाम क्या है, नेम एरर। तो एरर क्या है कि ये जो हेलो आपने लिखा है ये डिफाइंड नहीं है, यानी इस टाइप का जो वर्ड है पहले से डिफाइन नहीं किया गया है। दिस मीन्स विदाउट कोड अगर कोई भी लेटर लिखते हो, कलेक्शन ऑफ लेटर्स यानी वर्ड लिखते हो, तो उसको पहले से डिफाइन करना है आपको। वो चीज हम अभी जब हम पाइथन पढ़ेंगे वो समझेंगे। तो बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट अगर प्रिंट कराना चाहते हो, दैट टेक्स्ट शुड बी रिटन इन डबल कोड और सिंगल कोड, यानी अगर आप इसको डबल कोड में लिखोगे तभी पाइथन समझ पाएगा कि दिस इज अ टेक्स्ट दैट यू वांट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन, तो तभी वो प्रिंट करेगा, राइट। और इस टेक्स्ट को आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हो, तभी पाइथन समझ जाएगा कि ये जो हेलो है ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट को प्रिंट करना है स्क्रीन पर। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वी कैन सी द रिजल्ट, इस कमांड का रिजल्ट क्या है, ये जो टेक्स्ट है ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, ओके, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड, इसे हम शेल मोड भी बोलते हैं। तो ये पाइथन की शेल है जहां पर आप कमांड्स टाइप करोगे और जैसे एंटर प्रेस करोगे वो कमांड रन हो जाएगी। बट आपको जब प्रोग्राम बनाना है तो आप इस मोड पर काम नहीं कर सकते, हमें उसके लिए स्क्रिप्ट मोड पर जाना होगा। स्क्रिप्ट मोड पर जाने के लिए फाइल में जाएंगे एंड न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू फाइल पर क्लिक करोगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यू कैन से ये जो विंडो है सिमिलर टू नोटबुक है, अगर आपने कभी नोटबुक एप्लीकेशंस पे काम किया है तो उसकी तरह है। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, राइट, और उसके बाद इसमें इसको आप सेव भी कर सकते हो। पर यहाँ हम कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखेंगे। अभी हमने देखा प्रिंट कमांड यूज होती है स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए, तो हम उसी कमांड को यूज करते हैं, प्रिंट हेलो। सपोज मैं ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहती हूँ, राइट। तो ये एक सिंगल लाइन का कोड है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी अब हमें इसे रन कराना है। तो हम सबसे पहले इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव एज, आप देख सकते हो आपको कहाँ पर सेव करना है। मैं डी ड्राइव में यहाँ पर एक फोल्डर बनाती हूँ, सीबीएसई बेसिक पाइथन, राइट, और इसके अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखती हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम, राइट, और इस फाइल को सेव करती हूँ। आपको यहाँ पर एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ऐड हो जाता है, .py। यू कैन सी टाइटल के अंदर आप देख सकते हैं .py, राइट। तो जितनी भी पाइथन फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन .py होता है। तो फर्स्ट प्रोग्राम .py के नाम से ये फाइल सेव हो गई है। नाउ अब हम इसे रन करना है, तो इसमें ऊपर मेन्यूज में ही रन कमांड है, आप इसमें जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इसका जो शॉर्टकट होता है दैट इज F5। तो आप कीबोर्ड से F5 भी प्रेस करोगे तब भी आपकी जो कमांड है वो रन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जब भी आप स्क्रिप्ट मोड में लिखे हुए प्रोग्राम को रन कराते हो तो वो प्रोग्राम का जो रिजल्ट है शेल मोड में आपको मिलता है, राइट। ये पहले की कमांड से जो हमने यूज की थी, अब हमने क्या किया है, इस फाइल को रन कराया। डी ड्राइव के अंदर जो सीबीएसई बेसिक पाइथन फोल्डर है उसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम नाम से एक फाइल है पाइथन की,
उसको रन कराया और उसको रन कराने के बाद ये जो रिजल्ट है ये हमें मिला है, राइट। नाउ अगर आपको वापस स्क्रिप्ट मोड पर जाना है, जो प्रोग्राम आपने टाइप किया था वापस आपको वहीं जाना है, तो आप ओल्ड टैब प्रेस करके स्विच कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स, राइट। जैसे कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम पर क्लिक करना है, तो आप यू कैन क्लिक ऑन हियर, वापस आप अपने प्रोग्राम में आ सकते हो। अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं रहता है तो आप जो विंडो बटन होता है कीबोर्ड में उसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो जितने भी प्रोग्राम्स ओपन है वो नीचे आ जाएंगे और इसके अंदर ये जो पाइथन वाला जो आइकन है आइडियली शेल वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखोगे दो फाइल्स आपके सामने है, दिस वन एंड दिस वन। तो आपको ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इस पर क्लिक करना है, तो वापस आप अपने स्क्रिप्ट मोड पर स्विच कर सकते हो, राइट। तो अगेन इसमें लेट्स से मैं एक और कमांड टाइप करती हूँ जिसमें मैं अपना नाम प्रिंट करती हूँ, माय नेम इज मी, एंड देन अगेन आपको रन कराना है, कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे और जब भी आप रन कराते हो ये हमेशा सेव करेगा अपनी फाइल को, तो आप ओके बटन पे प्रेस करना, अपने आप सेव हो जाएगा एंड देन आपको जो रिजल्ट है यू कैन सी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा शेल मोड में, राइट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड, जब हम पाइथन ओपन करते हैं तो हमें ये शेल मोड मिलता है, यहाँ पर हम अपनी कमांड्स टाइप करते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी कोड को चेक करना है, रन करके देखना है, उसे देखना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो आप ये शेल मोड यूज कर सकते हो, राइट। बट अगर आपको अपना प्रोग्राम क्रिएट करना है, प्रोग्राम टाइप करना है, तो आपको स्क्रिप्ट मोड पर वर्क करना पड़ेगा और स्क्रिप्ट मोड पर वर्क करने के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू और यहाँ पर नई फाइल खोलकर आपको अपना प्रोग्राम बनाना है। और पहले से आपने कोई प्रोग्राम सेव किया है तो आप ओपन बटन पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन भी कर सकते हो, राइट। और अगर ऑलरेडी ओपन है तो ऑल्ट एंड टैब प्रेस करके हम स्विच कर सकते हैं अपने प्रोग्राम। ओके, आई होप आपको ये दोनों मोड्स क्लियर हो गए हैं। नाउ हम पाइथन लैंग्वेज को अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी पाइथन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम इस लैंग्वेज में कैसे कोड कर सकते हैं।